दोस्तों, नेपाल के युवाओं ने नेपाल संसद पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सेना उतारनी पड़ी। सेना ने गोली चलाई। उसके बाद खबर आ रही है कि 20 के करीब लोगों की मौत हो गई है। हो सकता है कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त पर यह आ रही है दोस्तों कि अब अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ हो रहा है नेपाल में, भरत जी से बात करते हैं। प्रज्ञा जी, नेपाल के लिए आज की रात बहुत बड़ी रात है और बहुत काली और स्याह रात है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश छोड़कर भाग सकते हैं, नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है नेपाल के। इवन नेपाल का जो आप पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2008 से लेकर अब तक लगभग 14 सरकारें बनी गिरी। ये सरकार जो चल रही है, ओली सरकार नेपाल के भीतर, ये सरकार भी शर्तों पर चल रही है। दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का और नेपाली कांग्रेस का। इन दो पार्टियों का गठबंधन है। इन दोनों ने सरकार बनाते समय अभी 2024 के आसपास इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, मिलकर सरकार, प्रचंड की सरकार जब दहल की सरकार गिराई थी तो उस समय इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम 18 से 22 महीने, 1.5 साल हम रह लेते हैं, 1.5 साल आप रह लीजिएगा। बोले ओके गुड। तो जो गृह मंत्री बनाया गया वो नेपाली कांग्रेस का बनाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी से प्रधानमंत्री। अब नेपाल कांग्रेस से जो गृह मंत्री हैं रमेश लेखक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और काठमांडू, पोखरा, भरतपुर, इटहरी, विराटनगर, इन सब जगहों पर ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और उग्र होता जा रहा है। हमने दिन में जब वहाँ के पत्रकार और हमारे मित्र डंबर साहू को जब जोड़ा तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ और बढ़ सकती है और समर्थन वापस ले सकती हैं पार्टियां, क्योंकि नेपाल की सरकार गिर सकती है। जी हाँ, नेपाल में क्योंकि कई छोटे दल भी हैं जो इस सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, जिनमें 2 बड़े दल हैं, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये 2 दल। और इनके अलावा जो छोटे दल हैं वो दल अब धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहे हैं और नेपाली कांग्रेस, जिसका नंबर अभी तक प्रधानमंत्री बनने का नहीं आया है, वो भी इस सरकार से हाथ खींच सकते हैं। उनके हाथ खींचते ही इनकी सरकार गिर जाएगी। हम उत्तर एशिया में, प्रज्ञा जी, हमने एशिया में बहुत चीज़ें देखी, लेकिन ये उत्तर एशिया में हमने इससे पहले अभी तक नहीं देखा कि इस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हों और युवाओं ने संसद के ऊपर कब्जा कर लिया हो। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप देखेंगी तो आप इसको देखकर समझ पाएंगी। ये तस्वीर देखिए, ये 17-18 साल की एक लड़की यहाँ पर दिखलाई दे रही है प्रज्ञा जी, और पीछे एक लड़का है जो दीवार को, इतनी ऊंची दीवार को फांद रहा है। ये संसद की दीवार है और नीचे एक 16-17 साल की लड़की यहाँ पर भागती हुई दिखलाई दे रही है। ये देखिए कि युवा लोग नीचे कूद रहे हैं और ये 18 से 26, 27, 28 साल के युवाओं ने नेपाल को हिलाकर रख दिया है, नेपाल की सरकार को हिलाकर रख दिया। अखबारों की हेडलाइंस देखिए कि नेपाल में बवाल के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। और भी हेडलाइन देखिए, नेपाल में विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत, 200 घायल, काठमांडू में कर्फ्यू देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया बैन से जो युवा नाराज़ हैं, अभी 16-17 मिनट की ये खबरें हैं। तो सोशल मीडिया पर बैन लगाना एक तरीके का राजनीतिक प्रयोग था नेपाल की सरकार के लिए कि सोशल मीडिया पर बैन लगा देंगे तो भ्रष्टाचार के जो आरोप हम पर लग रहे हैं, उन आरोपों को चिंगारी मिलने में यहाँ पर मदद मिलेगी। चिंगारी नहीं मिल पाएगी और लोग जो है जान नहीं पाएंगे, लोगों तक जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया कल्चर पूरे एशिया में कायदे से फैल चुका है, जड़ें अपनी रसा बचा चुका है। तो अब सरकारों को ये लगता है कि कोई हमारी बुराई नहीं करने पाए, कोई भी सच ना बताने पाए, हम जो कर रहे हैं वही सच है और हम जो अपनी गोदी मीडिया पालेंगे, जिसको बिस्कुट खिलाएंगे, वो कुत्ते की तरह भौंकेगा जो हम कहेंगे। लेकिन अब जब से फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें आ गई हैं, यूट्यूब वगैरह, तो लोगों को अपनी बात कहने का एक माध्यम मिल गया है। और जब से लोग अपनी बात कहने लगे हैं, तब से प्रज्ञा जी सरकारों को बड़ा मुश्किल हो गया है, अपना सच छुपाने में बड़ा मुश्किल हो गया है, झूठ छुपाने में बड़ा मुश्किल हो गया है। वो हर तरीके से सामने आ ही जाती है। अब तक नेपाल में ये देखा गया है कि हालात बेहद अस्थिर हैं। इवन भारत और नेपाल के बॉर्डर्स को भी बंद कर दिया गया है, गहन जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओली की मुलाकात होनी थी अभी इसी महीने शायद, वो भी
उसकी भी रद्द करने की खबरें आ रही हैं कि उसको भी। एक चीज़ ये भी है कि भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं, रोटी बेटी का साथ कहा जाता है नेपाल और भारत के लिए, और कहा जाता है सीता मैया नेपाल से थी। तो आपको क्या लगता है कि देखिए कुछ भी पड़ोसी देश में होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं गूंज पड़ोसी देश तक ज़रूर जाती है। आपको क्या लग रहा है कि इसका असर, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं तमाम चैनलों पर, अखबारों में, हर जगह नेपाल ही नेपाल दिखाई दे रहा है। प्रज्ञा जी, नेपाल इसलिए भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल, क्योंकि हम नेपाल से एक लंबी सीमा शेयर करते हैं। और नेपाल का, जैसा आपने बिल्कुल वाजिब बात बताई कि नेपाल से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, और नेपाल भारत और चीन के बीच में पड़ने वाला एक ऐसा देश है जिसके साथ में, जिसके राजनीतिक संबंधों में, जिसकी सीमा संबंधों में भारत के ऊपर उसका फ़र्क बहुत गहरा पड़ता है। नेपाल की सरकार में, जैसे अभी जो ओली सरकार है, जिस सरकार की संसद में वहाँ के युवा कूदे जा रहे हैं, इस सरकार को चीन का ज़्यादा पिरोंधी बताया जाता है कि ये चीन के लिए ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये ओली जो हैं ये आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, तो चीन के प्रति इनका जो जुड़ाव है वो ज़्यादा गहरा है भारत के मुकाबले। लेकिन ये गठबंधन में है, और कांग्रेसी, नेपाली कांग्रेस के गठबंधन, जो पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उसके गठबंधन में है, जिसकी वजह से इन पर थोड़ा बहुत दबाव ये भी है कि भारत के साथ ये रिश्ते बेहतर रखें। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि नेपाल की तरफ से कुछ नक्शे जारी किए गए थे जिसमें भारत के कुछ इलाकों को इन्होंने अपना बताया था। तो ये इस चीज़ की जो टशनबाजी है वो चीन के इशारे पर नेपाल अब तक करता आया है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है ये। तो कोalition गवर्नमेंट में अभी जब तक नेपाली कांग्रेस का नंबर आता तब तक संसद पर इस तरीके का युवाओं का कूच कर देना, संसद को अपने कब्जे में ले लेना, ये दिखलाता है कि चीन के प्रभुत्व वाले प्रधानमंत्री को नेपाल की संसद भी पसंद नहीं कर रही है, नेपाल के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो व्यवहार चीन अपने देश में करता है, क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है, चीन ने भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करके रखा है अपने यहाँ। उसी नक्शे कदम पर नेपाल भी चलना चाहता था। नेपाल की ओली सरकार, नेपाल भी एक राजा, जी हाँ, नेपाल में की ओली सरकार जो है वो एक राजा वाली प्रवृत्ति को, हालांकि एशिया में ये पता नहीं लोगों को क्यों ये घुन लग गया है, ये बीमारी लग गई है कि जो भी कुर्सी पर बैठता है वो तानाशाह की प्रवृत्ति अपनाने लगता है। चाहे आप श्रीलंका में ले लीजिए, श्रीलंका की सरकार में श्रीलंका का प्रधानमंत्री मंदिर में शपथ लेता है, एक जो हिंदू आबादी है उसको प्रभावित करने के लिए वो उन्हीं के लिए काम करता है, दूसरी जो आबादी है उसको तिरस्कृत करता है, उसको लगता है मैं ही राजा हूँ। फिर जनता ने क्या किया, उसकी सरकार को उखाड़ फेंका। यही बांग्लादेश में हुआ कि जनता ने सरकार को उखाड़ फेंका। अब यही नेपाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब देशों में एक ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी आप कह लीजिए, सरकार तानाशाही की दिशा में जाती हुई दिखाई देने लगती है। उसको लगता है कि हम जल्द से जल्द चीन बन जाएं, हम जल्द से जल्द। यही होता है कि फिर आवाम सड़क पर आ जाती है और आपको कुर्सी सर गिराने के लिए आ जाए। भी अपने ऐप्स हैं, जैसा कि आपने कहा, तो नेपाल भी उसी दिशा में जाना चाहता था कि जो हम कहें वही होगा, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही होगा। ये बार बार जो जनता के दम पर सरकारें पलट जाती हैं, इतने समय में इतनी सरकारें पलट गई, इसको कंट्रोल करने के लिए ये मीडिया कंट्रोल करते हैं। मीडिया कंट्रोल करते करते सोशल मीडिया कंट्रोल करने लग गए। अब सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक ये सब बैन कर दिया, 26 ऐप इन्होंने बैन कर दिया। बैन करने के बाद जब लोग सड़क पर आ गए, तब अब आंखें खुली हैं कि हाँ, जनता का भी गुस्सा है, जनता के पास भी ताकत है और जनता ऐसा भी कर सकती है। जनता ने संसद पर कब्जा कर लिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि ओली कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई विदेशी शक्तियों का जो इसमें सपोर्ट है, क्योंकि इन लोगों ने जो अमेरिकी ऐप्स हैं वो सब बैन किए और उसके बाद जो है विदेशी शक्तियों ने भी यहाँ पर हाथ दिखलाया। लेकिन बैन करने की आवश्यकता क्यों आई? क्यों अपने देश को आप पिंजड़ा बनाना चाहते थे? यही युवा वहाँ के कह रहे हैं। और ये प्रदर्शन आज रात और उग्र होने वाला है, क्योंकि जो 20-30 लोग इन्होंने मारे हैं अपनी गोलियों से, उसके बाद ये और उग्र रूप ले रहा है। अभी तक ये युवाओं का प्रदर्शन था, 18 से 27 साल के युवाओं का प्रदर्शन था, जेनजी का प्रदर्शन था। अब ये प्रदर्शन देशव्यापी हर उम्र के लोगों का प्रदर्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो पल पल की रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रज्ञा जी, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी इनका 2025 में जो है ओली हैं,
इनका कार्यकाल समाप्त होना था, क्योंकि यह डेढ़ साल के प्रधानमंत्री बन लिए थे। अब जो है कमान कांग्रेस के हाथ में मिलनी थी। नेपाली कांग्रेस है, उनके जो अध्यक्ष शेर बहादुर देउरबा हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना था कुछ समय बाद ही, लेकिन अब जो है मामला टेढ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर गठबंधन से हाथ खींचा तो फिर से नेपाल की सरकार गिर जाएगी, और अगर ओली देश छोड़कर भी भागते हैं तो उस स्थिति में भी नेपाल का प्रधानमंत्री बदल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, और एक तरफ से जो तस्वीर है वो कुछ साफ हो गई है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस जो गठबंधन में है ओली की सरकार के साथ, वो नेपाली कांग्रेस के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस बात की एक तरह की संकेत है, संदेश है कि अब वो ओली के साथ नहीं है, इसीलिए वहाँ के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ओली की सरकार कुछ ही समय में गिर जाए या कल गिर जाए या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़े, क्योंकि परिस्थितियां बेहद खराब हो गई हैं नेपाल में। और हम फिलहाल आपको हर एक खबर बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।